हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड। इसको हम आज स्टार्टिंग से कवर करेंगे क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पहले बनाया था बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर ये चैप्टर आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1952 1990। अब इसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की 1950 से लेके 1990 में कैसा स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का। फाइन, चलिए स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट depend on the market source of demand and supply consumer goods only produced to make profit। अब कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है कि मार्केट फोर्स पे काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाई जाती है किसके लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। फाइन, मतलब इसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को गेन करना। सोशलिस्ट की अगर बात करें, ऑल डिसीजन आर्टिकल्स बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, आर टेकन है, आर्टिकल नहीं है, आर टेकन, ठीक है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्ट में क्या होता है कि जो जितने भी मार्केट के जो भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना उनकी जो इनकम आएगी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेगी, तो ये डिसाइड कौन करता है, ये गवर्नमेंट करती है सोशलिस्ट में। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ एग्जिस्ट, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ जिसमें एग्जिस्ट करते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। और इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे हम। यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि जो कंट्री के रिसोर्स है, ठीक है, उनको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करना और नेशन की जो प्रायोरिटीज है उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना, मतलब नेशन का डेवलपमेंट करना, जो रिसोर्सेस है उनको बेस्ट यूटिलाइज करके। फाइन, देयर आर सम गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में आप जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में चली थी, अब तो खैर बंद हो चुकी है वो। तो उनका जो गोल था वो क्या था, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट लाना देश में, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करना, तीसरा था इक्विटी को रखना, चौथा था सेल्फ रिलायंस बढ़ाना और पांचवा था मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना। अब इसकी वजह से ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान्स वो इंट्रोड्यूस हुए थे इन सब मोटिव्स को गेन करने के लिए। क्लियर है, आगे देखिए। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी वो एक ओवरऑल गोल था, ठीक है, कंट्री का। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या था, व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल, डिपेंड ऑन करंट नीड ऑफ द कंट्री। मतलब कि जब वो जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट की जा रही है उस वक्त देश की, कंट्री की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके उसको रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लान जो 1951 में शुरू हुआ था, 56 तक चला था, फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, while in second plan shifted the focus from agriculture to industry। अब
1951 से लेके 56 तक जो 5 ईयर प्लान चले थे उन्होंने किसको फोकस किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया था। और जब सेकेंड 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट किया गया तो उसको शिफ्ट कर दिया गया किस पे, इंडस्ट्री पे। फिर इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया। 5 ईयर प्लान 2012 to 70 इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूसिव है ना। तो जो 5 ईयर लास्ट प्लान था 2012 और 17 के बीच में ये चला था, इसका क्या था मोटिव कि जो कंट्री है उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए, मतलब होल एंड सोल कंट्री के डेवलपमेंट लेकर चलना। चलिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सिनेरियो इन नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंट इन नेशनल इनकम। आप जानते हैं इंडिया जैसी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, सिग्निफिकेंट उसका रोल होता है। फाइन। लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्री ट्रेड एंड सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। लार्ज पोर्शन जो कंट्री का है, ठीक है, ट्रेड और सर्विसेज जितनी भी होती है उनका जो बेस होता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, उसका बेस क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर अच्छा होना ज़रूरी। मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लार्ज लेबर फोर्स, ठीक है, इंडिया की लार्ज लेबर फोर्स किस में इंक्लूड थी, एग्रीकल्चर में इंक्लूड थी। फाइन। नेक्स्ट देखेंगे हम फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी थी, एज यू नो, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, स्मॉल होल्डिंग थी, है ना, डिपेंड्स ऑन मानसून थी। एग्रीकल्चर डिपेंड था कि अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, उस हिसाब से। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब था ये था कि अगर 5 लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए, वो दिखने के लिए एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक को अगर हटा दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर है। यानी उसको एक व्यक्ति को घटाने या बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आ रहा था। फाइन। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारे क्या थे, फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर थे, है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू चेंज बोथ इन द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बाय डायरेक्ट इंटरफेयर बाय द स्टेट। लैंड रिफॉर्म क्या होता है कि एक डायरेक्ट इंटरफेयर होता है स्टेट के द्वारा या कंट्री के द्वारा या वहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जो एग्रीकल्चर को क्या करती है, जो लैंड है वहाँ की उसको रिफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब लैंड रिफॉर्म जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगे। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट होते थे, ठीक है, वो सारे ख़त्म हो गए। प्रोवाइड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, किसानों को और जितने भी फार्मर्स होते थे, जो भी लैंड का काम करते थे या जो भी एग्रीकल्चर का काम करते थे, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई। रेगुलेशन मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़। अब मार्केट के लिए क्या हो गया, मतलब एक मार्केट को रेगुलेट किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई ताकि जो एग्रीकल्चर का जो काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो। सपोर्ट टू प्राइस पॉलिसी, और प्राइस की सपोर्ट दी गई एग्रीकल्चर में जो भी काम करते थे उन लोगों को। अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, आई थिंक 10th में भी था ये। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था कब? 1965 में। अब इसके मोटिव क्या थे? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, माइनर इरिगेशन वर्क्स वर टेकन अप, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स फर्टिलाइजर। ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में स्टार्ट किया। इसने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी, साइंटिफिक रोटेशन हुआ क्रॉप्स का, मतलब किस टाइम कौन सी क्रॉप को ज़्यादा वो मतलब बढ़ावा देना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। माइनर इरिगेशन वर्क्स वर टेकन अप, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि इरिगेशन में अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया। ठीक है ना, ताकि फसल को या प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जाए। अब देखिए, बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कोई भी रेवोल्यूशन जब आता है या कोई भी हम इनिशिएटिव किसी चीज़ का जब लेते हैं तो हमेशा ये नहीं होता है कि उस चीज़ का फ़ायदा ही होगा। हो सकता है उसका फ़ायदा हो सकता है उसका नुकसान हो, या ये भी हो सकता है फ़ायदा ज़्यादा हो नुकसान कम हो, या ये हो सकता है कि नुकसान ज़्यादा हो फ़ायदा कम हो। तो 50-50 चांसेस रहता है हर चीज़ का, है ना। लेकिन कई बार 70-30, 60-40 ऐसा भी चांस होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब जो इनकम बढ़ी लोगों की या फार्मर्स की जो इनकम बढ़ी, वो जो छोटे किसान और बड़े किसान थे उनमें उसका अंतर बढ़ गया। समझे बात को? यानी कि जो इनकम डिस्पैरिटी है वो बढ़ गई फार्मर्स में। मतलब एक जो अमीर फार्मर था वो अमीर हो गया, जो गरीब फार्मर था वो गरीब ही रहा, है। इक्विटी जो हम लाना चाहते थे वो इक्विटी नहीं आई। पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम रिमूव करना चाहते थे लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं हुआ। अवॉइड लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में लैंड रिफॉर्म को अवॉइड किया गया। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजर्स थे, जो पेस्टिसाइड्स थे वो ज़्यादा यूज़ किए गए, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान उठाना पड़ा। लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरिया सच एज 2 क्रॉप्स व्हीट एंड राइस ग्रोइंग द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिटेड क्रॉप्स ने ग्रो किया। कौन कौन सी? व्हीट और राइस। सिर्फ व्हीट और राइस पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, बाकी नहीं देखने को मिला। वो भी किस किस जगह पे देखने को मिला? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में इसका मेजर इफेक्ट देखने को मिला। अदरवाइज कहीं पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्टिवली हमें नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर हम बात कर रहे हैं 1950 से 1990 के बीच में हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, उसके क्या फीचर्स थे, है ना। तो उस टाइम पब्लिक सेक्टर का क्या हाल था? ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड आइदर बाय गवर्नमेंट और itself or by some other agencies on behalf of government। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? वो सारी इंडस्ट्री और कॉमर्शियल सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है, या किसी एजेंसी को वो दे देती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको क्या करती है? मैनेज करती है, ऑपरेट करती है।
ठीक है, उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। आगे देखिए, मूव ऑन, फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, बैकवर्ड एरियाज जो भी थे उनको डेवलप्ड किया। टू प्रोमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट बनना शुरू हो गए थे हमारे यहाँ पे, है ना। ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होता था, क्योंकि जितने जो चीज़ें इम्पोर्ट होती थी वैसी चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में बनने लग गई थी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट का जो मेन एम था वो क्या था कि एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए, प्रॉफिट को थोड़ा सा साइड में रखा जाए। प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और इकोनॉमिक पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होके रह जाता है, उसको प्रिवेंट करना गवर्नमेंट का मोटिव था। फाइन, अब देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे क्या किया, मतलब कि एजेंसियों को पब्लिक सेक्टर थमा दिए, लेकिन उसमें क्या हुआ, हाई लॉस हुआ। ओवर स्टाफिंग उन्होंने कर ली, अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग उन्होंने दे दी, बर्डन ऑफ सिक यूनिट्स हो गया, मैनेजमेंट गैप्स हो गया, और इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी हो गई। क्या हुआ यहाँ पे कि पब्लिक सेक्टर में उस समय हाई लॉसेस हुए गवर्नमेंट को, ओवर स्टाफिंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों को काम पे रख दिया गया। अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग रखी गई जो जिसमें प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं हो रहा था। बर्डन ऑफ सिक यूनिट, जो सिक यूनिट है यानी कि जो ऐसे कारखाने, ऐसी फैक्ट्रियाँ या ऐसी यूनिट्स है जो कि जिसमें मरम्मत की ज़रूरत थी या जिसमें मशीनरी की ज़रूरत थी, तो ऐसी जो बर्डन थे वो गवर्नमेंट पे बढ़ गए थे। मैनेजमेंट गैप हो गया था, क्योंकि ओवर स्टाफिंग हो गई थी तो मैनेजमेंट नहीं अच्छे से हो पाया। इनएडिकेट ऑटोनॉमी, जो ऑटोनॉमी है वो अच्छे से नहीं चल पाई। अब देखिए, अब बात करेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। न्यू स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली फाइंड एज द वन हु इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। ऐसी इंडस्ट्री जो 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। समझे बात को। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, देखिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेस कैपिटल इंटेंसिव, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, एंड सीड बेस्ड ऑन लार्ज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ये क्या करती है, एक्सपोर्ट बढ़ाती है, इनमें कैपिटल कम यूज़ होता है, यानी 5 करोड़ से कम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो लेबर इंटेंसिव है। वैसे हमारी जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ही बनाती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लेबर है ज़्यादा और कैपिटल है कम। ठीक है, सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए सीड का काम करती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आई थिंक वैसे भी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप लोगों को क्या है कि फिर इतने बड़े बड़े वीडियोस देखने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। छोटी क्लास होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो
आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है? अपना जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।